नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका सत्र 51 है, जो कि 13 मई 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि रा कहते हैं, हम रा हैं। हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। जैसा कि हमने इस सत्र से द लॉ ऑफ वन की तीसरी किताब शुरू की है, इसमें कुछ प्रश्न हैं, जिसमें से कुछ सवाल को मैं अभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मान रहा हूँ और कुछ सवाल अभी थोड़ा कम महत्वपूर्ण लग रहे हैं, परंतु इसे दूसरे लोगों तक पहुँचाने के लिए मुझे ये पूछना ही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि डॉन ने कहा कि ये उसकी तीसरी किताब है, वास्तविकता में हुआ ये कि इस किताब के 5 वॉल्यूम थे, ठीक है, लेकिन बाद में जाकर इसको 2 वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि तीसरी किताब को भी एक ही किताब के अंदर इन्वॉल्व कर लिया गया और बाद में जो दूसरी किताब बनी उसके अंदर चौथी और पांचवी ये दोनों वॉल्यूम इंक्लूड की गई। तो इसी के बारे में डॉन यहाँ बात कर रहे हैं। फिर आगे डॉन कहते हैं, पहला प्रश्न हमारे मित्र लियो स्प्रिंकल की ओर से है। उन्हें कटाई के बारे में आखिरी पॉइंट को स्पष्ट करना है और मैं सोच रहा था कि क्या कटाई के ऊपर कोई निगरानी करता है, और यदि ऐसा है तो यह निगरानी क्यों ज़रूरी है और यह कैसे काम करता है। क्योंकि एक इकाई की कटाई की क्षमता बैंगनी किरण द्वारा निर्धारित की जाती है। क्या इकाइयों के लिए कटाई की निगरानी करना आवश्यक है या यह अपने आप होता है? क्या आप कृपया इसका उत्तर दे सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर जो डॉन ने पहला सवाल किया उसमें उन्होंने कहा ये जो हार्वेस्ट होती है, जो कटाई होती है, उससे रिलेटेड उनका एक दोस्त है लियो स्प्रिंकल, तो उसका कुछ सवाल था जिसको वो स्पष्ट करना चाहते थे। तो इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि ये जो हार्वेस्ट होती है, क्या इसकी भी कोई निगरानी करता है, क्या इसकी भी कोई देख रेख करता है, और अगर ऐसा करता है तो एक तो ज़रूरी क्यों है, और दूसरा जैसा कि रा ने पहले बताया कि ये जो कटाई होती है इसको करने के लिए या जो हार्वेस्टेबल ग्रेड का व्यक्ति हो जाता है उसके होने के लिए उसके क्राउन चक्रा को देखा जाता है कि उसके अंदर उसका संतुलन कितना है, क्या उसके दिल का चक्र खुला है, और अगर दिल का चक्र खुला है तो ऊपर के चक्र भी खुले हुए हैं, अगर खुले हुए हैं तो उनके अंदर संतुलन कितना है, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक हर चक्र के अंदर चमक कितनी है और उस चमक से संतुलन कितना आ रहा है, उसको देखा जाता है। तो रा इसका जवाब देते हैं, कटाई के समय हमेशा कटाई कराने वाले होते हैं, फल जैसा होगा वैसा ही बनेगा, लेकिन इस पर कुछ निगरानी ज़रूरी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका फल जैसा है वैसा ही होना चाहिए, बिना किसी खरोच या दाग धब्बों के। तो दोस्तों, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसकी कटाई हो रही है ना, या जो हार्वेस्टेबल ग्रेड का बनेगा, जो अगली घनत्वता में जाएगा, अब वो किसी में भी जा सकता है, चौथी में जा सकता है, पाँचवीं में जा सकता है, छठी में जा सकता है, तो उसमें ये देखना होता है कि भाई इसके अंदर ये इसको बिल्कुल एक फल की तरह, जैसे सेब होता है ना, उसकी तरीके से ट्रीट किया जाता है कि भाई हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसके अंदर और कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, मतलब इसके अंदर कमियां नहीं होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए प्रॉपर। अगर चमक होगी तभी ये उस ग्रेडेबल हार्वेस्ट का है और इसीलिए इसको अगली घनत्वता में ले जाया जा सकता है। फिर इसमें आगे वो कहते हैं, कटाई पर नज़र रखने वाले 3 स्तर हैं। पहला स्तर आपके ग्रह का है और जिसे देवदूत कहा जाता है। इस प्रकार की निगरानी करने वालों में एक इकाई का टोटल सेल्फ या एक इकाई का हायर सेल्फ
और उन इनर प्लेन्स की इकाइयों को शामिल किया गया है जो इस इकाई की ओर उसकी आंतरिक खोज के माध्यम से आकर्षित हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रा ये कह रहे हैं कि ये जो आपके ऊपर जो निगरानी रखता है ना, आपको याद होगा रा ने एक सेशन के अंदर कहा था, ये जो तुम्हारे देवदूत होते हैं, जो तुम्हारे एंजल्स होते हैं ना, वो तुम्हारे राइट साइड में होंगे, तुम्हारे राइट कान की तरफ होंगे। ये हमेशा मौजूद रहते हैं तुम्हारे साथ। तो इसको निगरानी करने के लिए एक तो वो तुम्हारे साथ लगे रहेंगे, ठीक है। दूसरा आपका टोटल सेल्फ आपको याद होगा, जो हमारी गैलेक्सी है, जो हमारी आकाशगंगा है, उसके सेंटर में होते हैं। तो उन्होंने कहा एक तो वो, और दूसरा उनका हायर सेल्फ भी। हायर सेल्फ कहाँ होते हैं? हायर सेल्फ होते हैं सूरज के अंदर, लेकिन वो सूरज के अंदर जैसे दादा परदादा वाले लेवल के होते हैं ना, जो हायर लेवल की जानकारियाँ रखते हैं, उनको हायर सेल्फ कहा जाता है। और ये प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी जो इनर प्लेन्स यानी जो धरती के नीचे भी है ना, वो भी मिलकर इनके ऊपर ध्यान रख रहे होते हैं। और ये इसलिए उस व्यक्ति के पास आ जाते हैं क्योंकि वो अपने अंदर अब घुस चुका है और अनंत रचयिता की खोज में निकल चुका है। और जब वो खोज में निकल जाता है ना, तो उसको देखकर ये लोग आकर्षित हो जाते हैं उसकी तरफ कि ओहो, इसने ढूंढना शुरू कर दिया है। अगर इसने ढूंढना शुरू कर दिया है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी मदद करें। परंतु खोज ये खुद करेगा, हम तो बस जहाँ जहाँ इसको ज़रूरत पड़ती जाएगी और ये मांगता जाएगा, हम इसकी मदद करते चले जाएंगे। फिर वो इसमें आगे कहते हैं, दूसरी श्रेणी के लोग जो इस प्रक्रिया की निगरानी करते हैं वे महासंघ के हैं, जिनका सम्मान और कर्तव्य होता है कि वो रोशनी प्रेम की सीढ़ियों के किनारे छोटी जगह पर खड़े रहते हैं, ताकि जिन इकाइयों की कटाई होनी है, चाहे वे कितने भी भ्रमित हों या अपने हायर सेल्फ के साथ संपर्क बनाने में असमर्थ हों, या फिर रोशनी की ताकत के अलावा किसी भी अन्य कारण से लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। ये महासंघ की इकाइयाँ उन लोगों को संभालते हैं जो लड़खड़ाते हैं और उन्हें सही करते हैं ताकि वे रोशनी में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों यहाँ पर जो रा ने कहा कि भाई इस कार्य में महासंघ के भी लोग हैं, जो रोशनी के बींग्स होते हैं ना, यहाँ पर उनकी बात की जा रही है, जो रोशनी के शरीर होते हैं जिनके, और ये उनका सम्मान और कर्तव्य होता है कि वो जब कोई व्यक्ति, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए सोचने वाली बात है कि ये ऐसा नहीं है कि ये जो कटाई होती है इसके लिए मरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए मर जाए, अब उसने खोज तो शुरू कर दी है, उसके हो सकता है चक्रास भी बैलेंस हो गए हों, और ये भी हो सकता है कि भाई वो हार्वेस्टेबल ग्रेड का हो गया हो। तो यदि वो मर भी गया है तो उसकी आत्मा को भी लेने आते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति इस तरीके से जा रहा होता है ना, ये महासंघ की इकाइयाँ यानी ये महासंघ के लोग, एक सीढ़ी होती है रोशनी की, उसके साइड में खड़े हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आप एक सीढ़ी के ऊपर चल रहे हैं तो आप ये सोच के चल सकते हैं आपके लेफ़्ट और आपके राइट में रोशनी के बींग्स खड़े हुए हैं, और वो जो सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, वो रोशनी की बनी हुई हैं। तो आप धीरे 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 आपकी जो आत्मा है वो उस सीढ़ी के ऊपर चलेगी। अब रोशनी तेज होने के कारण ऐसा हो सकता है कि वो बेचारा लड़खड़ा जाए कि उससे वो रोशनी ही नहीं झेली जा रही है। तो जब वो गिरता है, असमर्थ हो जाता है, तो फिर उसको दोबारा हाथ देकर खड़ा करते हैं कि हमारे भाई अभी आगे चलना है, अभी और चलना है। तो वो आगे आगे चलता जाएगा, और जहाँ पर वो उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी ना उस रोशनी की, बस वो वहीं रुक जाएगा, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि हाँ, इतनी रोशनी जो है ये अब झेल पा रहा है या इतनी एक्सेप्ट कर पा रहा है अपने अंदर। इस कारण से ऐसा हो जाता है। और इसके लिए भी उन्होंने ये कहा है कि वो हो सकता है कि मृत्यु के बाद भ्रमित हो जाए, लेकिन ग्रेड तो उसकी बन चुकी है ना, उसको थोड़ी ना पता है। जब तक वो जिंदा है तब तक उसे पता नहीं है, मरने के बाद उसको पता होता है, ओहो मैं भ्रमित हो गया था यहाँ पे इस तीसरी घनत्वता के माया जाल में आके। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि वो मेडिटेट करके अपने हायर सेल्फ के साथ अपना कनेक्शन ना बना पाया हो। तो वो इसी कारण वो कहते हैं कि इस वजह से हम लोग जो महासंघ के लोग हैं ना, उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। फिर इसके आगे वो कहते हैं, इस प्रक्रिया को देखने वाला तीसरा समूह वह समूह है जिसे आप ग्रह रक्षक कहते हैं। यह समूह हमारे ऊपर के अष्टक से है और इस तरह ये रोशनी लाने वाले के रूप में कार्य करते हैं। ये ग्रह रक्षक काफ़ी सटीकता से रोशनी प्रेम भेजते हैं और इसे विशेष रूप से बहुत बारीकी से पहचान कर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ फैलाते हैं, ताकि यह निश्चित हो सके कि यह हर इकाई तक पहुँच रहा है और हर इकाई की रोशनी प्रेम की कंपनता का पता
सटीकता से निश्चित किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रा ने कहा कि देखो, एक और तीसरा समूह है, यानी जिनको गार्जियन, कई लोग इन्हें गार्जियन एंजल्स भी बोल देते हैं। इसके अंदर उन्हें गार्जियंस कहा गया है, यानी अभिभावक, यानी जो रक्षक हैं इस ग्रह के। 24 रक्षक आपको याद होगा रा ने बताए थे। तो उन्होंने कहा कि वो भी ऐसे होते हैं, वो हायर ऑक्टेव के होते हैं, मतलब 8वें लेवल के होते हैं वो। 8वीं मतलब लगा लीजिए आप, उस डेंसिटी के होते हैं। तो उनका काम ये होता है कि भाई वो रोशनी लाने वाले के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना मेडिटेट कर रहा है, उसका संतुलन आ रहा है, तो उसका जो क्राउन चक्र है ना, उसके ऊपर वो लोग बीमिंग करने लग जाते हैं। अब बीमिंग करने से क्या होता है, उससे एक कनेक्शन बिल्ड हो गया। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको अपनी गाड़ी चलानी है या कोई बैटरी चलानी है, तो उसमें अगर आप 2 तारे लगा रहे हो ना, तो उनके बीच में कनेक्शन बनना चाहिए। इसी तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि वो जो बीमिंग होती है ना, वो बीमिंग उस तरीके का कनेक्शन बना देती है जिससे उनको पता रहता है कि हाँ, ये हार्वेस्टेबल ग्रेड का हुआ या नहीं हुआ। और उससे भी वो रोशनी और प्रेम उसे कंटिन्यूसली भेजते रहते हैं, ताकि वो अपना संतुलन बनाने में सामर्थ हो जाए यहाँ पर ही। क्योंकि उसको अपनी ग्रेड बनानी है, उसको पता चल गया कि हाँ भाई, ये तो खेल है, इसमें मुझे अपनी ग्रेड बनानी है, अपना संतुलन बनाना है। और अगर मैंने संतुलन बना लिया तो मैं नेक्स्ट घनत्वता में जाने योग्य हो जाऊंगा। और इसमें भी वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ जितनी जितनी ज़रूरत होगी ना, उतनी उतनी उसको वो रोशनी देते रहेंगे। यानी कि ये जो रोशनी चलती है, आपको याद होगा कुंडलिनी में आपने नोटिस किया होगा कि एक तो ऊपर से चलती है और एक नीचे से एंटर करती है और एक दूसरे को काटते हुए जाती हैं। तो ये जो ऊपर से चल रही होती है ना, इसके द्वारा वो रोशनी भेज रहे होते हैं। और कौन से चक्र में कितनी ज़रूरत है ना रोशनी की, और कितनी उसको क्रिस्टल बनाने के लिए ज़रूरत है, उतनी उतनी उसके संतुलन के हिसाब से उसको देते रहते हैं। तो यहाँ पर इस पूरी बात का जो अर्थ निकल रहा है वो ये ही निकल रहा है। फिर इसके बाद वो कहते हैं, इस प्रकार वो इकाई कटाई लायक अपने आप होते हैं जिनके वॉयलेट किरण में संतुलन हो जाता है, और जिसमें वो लोग उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। यानी कि उन्हें कटाई योग्य होने के लिए अपने ऊपर काम करना है, और ये कटाई के दौरान बदलता नहीं है। वह वायलेट रे की शुरुआत, स्रोत, एमिनेशन है। हालांकि ये मदद करने वाले आसपास ये सुनिश्चित करने के लिए होते हैं कि कटाई सही ढंग से हो सके, ताकि प्रत्येक इकाई को अपनी वॉयलेट रे व्यक्तित्व यानी सेल्फहुड को व्यक्त करने का पूरा अवसर मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, कि हम ये ही देखते हैं कि भाई इसके क्राउन चक्रा में संतुलन कितना आ गया है, क्योंकि क्राउन चक्रा तो पूरा का पूरा उसका जो टोटल उसका हुआ, चक्रों के अंदर जितना जितना बैलेंस आता गया, जितना संतुलन आता गया, उसके हिसाब से क्राउन चक्रा में वो चमक आ जाएगी, वो उनको पता चल जाता है। तो वो कह रहे हैं उसी के अनुसार वो लोग प्रतिक्रिया देते हैं अपनी, कि भाई अब इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ये खुद की खोज में निकला है, ये सत्य की खोज में निकला है, यानी रचयिता को जानने की खोज में निकला है। और जैसा कि रा ने पहले भी कहा है और महासंघ के लोगों ने पहले भी कहा है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी खोज जब वो करेगा तो रचयिता मिल जाएंगे, रचयिता की खोज करेगा तो खुद को ढूंढ लेगा। यही होता है, ये गेम ही कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है। तो इसके आगे भी वो ये कहते हैं कि वो जो है ना, उसका वॉयलेट रे उस टाइम पर जब कटाई हो रही होती है ना, तो वो कभी बदलता नहीं है। एक बार संतुलन आ गया तो वहाँ पे हो सकता है ऐसा होता हो कि टिंग करके ऐसे हुआ, यानी इसका संतुलन हो गया है। तो एक बार भी अगर ऐसा हो गया उस व्यक्ति का, तो इससे उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, अब ये कटाई योग्य हो गया है। अब ये हो सकता है कि बाद में कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बार अगर उसका ये संतुलन बन गया तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, ये कटाई योग्य है। और इसी कारण जब भी वो इधर या उधर होता है तो उसके साथ ये लोग खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई, हम तेरी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कार्य तो तेरे को खुद ही करना है, क्योंकि सभी को रचयिता बनना है आगे जाके, तो खुद ही करना पड़ेगा ये। और इसमें भी वो ये कह रहे हैं कि भाई उसको पूरा अवसर मिले, इस वजह से हम लोग उनके पास खड़े रहते हैं कि भाई देखो, अवसर तुम्हारे पास है, करना तुम्हें है, कोई बाहर से आके नहीं करेगा ये, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए हम खड़े रहेंगे तुम्हारे साथ। और तुम अपने आप को इस मेडिटेटिव स्टेट में और उसका इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में जितने अच्छे से व्यक्त कर पाओगे ना, उससे तुम्हारा संतुलन हो पाएगा। खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। यह अगला प्रश्न मुझे कम महत्वपूर्ण लगता है, हालांकि यह मुझसे एक व्यक्ति द्वारा पूछा गया है जिसके साथ मैंने बातचीत की थी, और वो इस घटना के यूएफओ वाले भाग में बहुत गहराई से रुचि रखता है। यदि आप
इसे बहुत छोटा या महत्वहीन मानते हैं तो हम इसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझसे पूछा गया है कि चौथी घनत्वता के यान के लिए यहाँ अंदर पहुँचना कैसे संभव है। ऐसा लगता है जैसे जैसे आप प्रकाश की गति के करीब पहुँचते हैं, वजन यानी मास अनंत तक पहुँच जाता है। हमने आध्यात्मिक वजन बढ़ने की बात की है और यह सिर्फ एक सवाल था कि इतने दूर के ग्रहों से यहाँ तक का परिवर्तन या सफ़र या ट्रांजिशन यान से कैसे किया जाता है। और मेरा प्रश्न यह होगा कि यान की आवश्यकता ही क्यों होती है। यह कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों डॉन ने किसी और का सवाल था जिसको थोड़ा सा यूएफओज वगैरह में इनमें रुचि थी। तो वो ये सोच रहा था कि ये लोग हमारे ग्रह तक ऐसे कैसे जाते हैं और जो इनके तरीके हैं वो कैसे हैं। उनके लिए ये है कि भाई मान लो चौथी घनत्वता का जो यान है ये हमारे ग्रह के अंदर कैसे पहुंचता है, और अगर ये स्पीड ऑफ लाइट को टच करता है तो ऐसे में तो जो उसका वजन है वो तो बिल्कुल अनंत हो जाना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए। शायद ऐसा होता होगा। और आपने पहले आध्यात्मिक वजन की भी बात की थी, तो क्या ये उससे कहीं मेल जोल खाता है? और अगर खाता है तो आप हमें ये बता सकते हैं कि आप लोग ये सफ़र जो करते हो, इन यानों का इस्तेमाल करते हो, यूएफओज का इस्तेमाल करते हो, तो आप कैसे करते हो? तो राय इसका जवाब देते हैं। आपने कई प्रश्न पूछे हैं, हम बारी बारी से जवाब देंगे। सबसे पहले हम सहमत हैं कि यह सवाल महत्वहीन है। दूसरा, वे जो दूर के हिस्सों से आते हैं उन्हें यान की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं। इस सवाल को अपने आप समझने के लिए समझदारी की आवश्यकता है और वो समझ आपके पास नहीं है। हम यह बताने का प्रयास करेंगे जितना हम बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राजो कह रहे हैं ना कि कई लोग दूसरे जो हिस्सों से आते हैं, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग दिशाओं से आ रहे होते हैं ना, दूसरी गैलेक्सी से भी आ सकते हैं, दूसरे स्टार सिस्टम से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो राय यहाँ पे कह रहे हैं कि हम देखो समझदारी इसका इस्तेमाल तुम्हें अपनी करना पड़ेगा। हालांकि हम तुम्हें बता तो सकते हैं लेकिन समझना तुम्हारे ऊपर है। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि हम तुम्हें बता सकें। तो सबसे पहले वो कहते हैं कुछ तीसरी घनत्वता वाली इकाइयाँ हैं जिन्होंने सीखा है कि तारों की व्यवस्था के बीच यात्रा करने के लिए यान का उपयोग कैसे किया जाता है, जबकि वो भी उन कमियों और सीमाओं का अनुभव करते हैं जैसा कि आप अभी समझ रहे हैं। हालांकि ऐसी इकाइयों ने अब अलग तरीके से हाइड्रोजन का उपयोग करना सीख लिया है। यात्रा के लिए इन इकाइयों को अब भी बहुत लंबा समय लगता है, जैसा कि आप समय को मापते हैं। हालांकि ये इकाइयाँ उड़ान की अवधि से निपटने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं को धीमा करने के लिए हाइपोथर्मिया का उपयोग करने में सक्षम हैं। जो सीरियस से हैं वे इस प्रकार के ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो रा ने कहा ना, उन्होंने कहा कि देखो कुछ लोगों ने ये सीख लिया है तीसरी घनत्वता के ही, हमारे जैसे ही हैं, या कह लीजिए हो सकता है हमसे दिखने में अलग हो लेकिन है वो भी तीसरी घनत्वता के ही। तो वो कह रहे कि उन्होंने सीख लिया है कि एक स्टार से दूसरे स्टार, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, या कह लीजिए एक सूरज से दूसरी सूरज, या एक ग्रह से दूसरे ग्रह कैसे ट्रैवल किया जाता है। और इसमें भी रा ने कहा है कि वो भी आज तक उन कमियों का और उन सीमाओं का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे वो हाइड्रोजन का अलग तरीके से उपयोग करना सीख गए हैं, यानी कि यहाँ पर वो न्यूक्लियर पावर के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई वो न्यूक्लियर का इस्तेमाल करना सीख गए हैं, लेकिन फिर भी उसके कारण उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में काफ़ी लंबा समय लगता है। और उन्होंने कहा कि इस टाइम को जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जाते हैं उस टाइम से निपटने के लिए, क्योंकि समय होता है लंबा, और दूसरा आप इतनी स्पीड से जा रहे होते हो, अगर एक ब्रेक भी लगाओगे तो आप तो हल्की सी भी आपने ब्रेक लगाई आप तो सीधे ही जाके दीवार से चिपक जाओगे ना, या शीशा तोड़ के ही हो सकता है बाहर निकल जाओ, तो या हो सकता है आपका ब्रेन ही फट के बाहर आ जाए। तो वो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से निपटने के लिए ना, और टाइम से स्पेशली निपटने के लिए वो अपने शरीर और मानसिक प्रक्रियाएं यानी शरीर और दिमाग को हाइपोथर्मिया की स्टेट में ले जाते हैं। अब हाइपोथर्मिया की स्टेट वो होती है दोस्तों जहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे शरीर मर ही गया हो, यानी ठंडा पड़ गया हो, एक्सट्रीम ठंडा। तो ऐसे करके वो अपने आप को, आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, एक कैबिन सा बना होता है, उसके अंदर वो लोग लेट जाते हैं, उसे बंद कर लेते हैं और उसी के अंदर लेटे रहते हैं जब तक कि वो एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंच जाएं।
तो इस केस में भी कुछ इसी तरीके की ही उन्होंने बात की है। और उन्होंने ये भी कहा है जो सीरियस गैलेक्सी से आते हैं ना हमारे यहाँ पे इधर हमारे स्टार सिस्टम में या हमारे सौर मंडल में, तो वो इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर वो आगे कहते हैं दो अन्य प्रकार हैं। एक वह प्रकार है जो आपकी अपनी आकाशगंगा में चौथी, पांचवी या छठी घनत्वता से आते हैं। वो एक प्रकार की ऊर्जा प्रणाली तक पहुंच रखते हैं जो प्रकाश की गति का इस्तेमाल एक गुलेल की तरह करते हैं, और इस प्रकार वे बिना कोई स्पष्ट समय गुजारे एक क्षण में जहां चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कहा चौथी, पांचवी और छठी घनत्वता से कुछ लोग ऐसे आते हैं जो एक अलग तरीके की ऊर्जा प्रणाली यानी अलग तरीके का ट्रैवल का तरीका सीख गए हैं वो, जो कि एक गुलेल की तरह, जैसे हम गुलेल को पीछे खींचते हैं और छोड़ते हैं ना, पत्थर एकदम से निकल के जाता है, तो वो कह रहे हैं कि उस तरह का वो इस्तेमाल करते हैं और उनको ज़्यादा समय भी नहीं लगता पहुंचने में एक जगह से दूसरी जगह। तो वो चाहें तो क्षण भर में मतलब विद इन सेकेंड्स वहाँ पहुँच सकते हैं। अब इसको समझने के लिए ना दोस्तों हम लोगों को एक चीज़ देखनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप इस इमेज को देखें, यहाँ पर आपको याद होगा कि रचयिता ने ये जो चारों प्राइमल फोर्सेस बनाई हैं इनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, और ये इतनी पावरफुल है, इसी से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए हमें सारी चीज़ें जो दीवार वगैरह ये सारी दिख रही है ना जुड़ी हुई लगती है, क्योंकि एक तरीके का खिंचाव है, आपस में जुड़ जुड़ के सारी चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे बच्चे पजल खेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अब आप इसमें देखेंगे यहाँ पर एक मैग्नेट लेफ्ट में है, उसका ब्लू वाला जो हिस्सा देखेंगे ये साउथ है, रेड वाला देखेंगे ये नॉर्थ है, ठीक है। इसी तरीके से राइट में एक है, इधर देखेंगे आप रेड वाला जो है वो है नॉर्थ और ब्लू वाला है साउथ। लेकिन अगर आपने कभी मैग्नेट देखी हो तो मैग्नेट का अगर आप नॉर्थ नॉर्थ से टच करा दो तो मैग्नेट धक्का खा के आगे चली जाएगी, या साउथ साउथ से टच करा दो तो भी धक्का खा के आगे चली जाएगी, और बड़ी तेज़ी से एकदम से झटका खा के आगे चलती है। तो इन्होंने किया क्या है, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पता चल गया है और इनको पता है कि भाई ये जो तरंगे हैं ना इनमें है मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट जैसी सारी पावर्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो ये क्या करते हैं, अपना जो यान बनाएंगे ना उस यान के अराउंड मतलब उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। तो यानी अगर मान लो उन्हें अपने ग्रह से इस ग्रह पे आना है या अपनी घनत्वता चौथी, पांचवी या छठी घनत्वता से इधर आना है हमारी तीसरी घनत्वता पे, तो वो कैसे आएंगे, वो क्या करेंगे, मान लीजिए अगर आप यहाँ राइट में देख रहे हैं नॉर्थ और यहाँ आप लेफ्ट में देख रहे हैं साउथ जहाँ पे काट रही है, या ऊपर से देख लीजिए साउथ, नीचे से देख लीजिए नॉर्थ। तो इस केस में क्या करेंगे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो बना ली अपने उसके बाहर, अपने क्राफ्ट के बाहर। अब उन्हें मान लीजिए यहाँ पर हम राइट में जहाँ नॉर्थ है ना, यहाँ पे हम सोचते हैं कि भाई ये मान लीजिए चौथी घनत्वता का कोई प्लैनेट है, और यहाँ साउथ में हम लगा लेते हैं जी हमारा ये प्लैनेट है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपना क्राफ्ट राइट साइड में जो नॉर्थ है ना, यहाँ पर अपने क्राफ्ट को सडनली एकदम से उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है ना उसे नॉर्थ कर देंगे। तो नॉर्थ होते ही, क्योंकि इसी फील्ड के अंदर, इसी हवा के अंदर नॉर्थ भी है, तो उसी नॉर्थ से वो धक्का खा के एकदम से स्पीड से निकलेंगे और यहाँ से लेफ्ट में साउथ के पास आ जाएंगे। और जैसे ही साउथ के पास आएंगे एकदम से अपने जो क्राफ्ट है ना उसकी पोलैरिटी दोबारा चेंज करके साउथ कर देंगे। वो इसीलिए क्योंकि जैसे ही उन्होंने यहाँ से नॉर्थ नॉर्थ किया तो धक्का पड़ा, लेफ्ट में धक्का पड़ते ही यहाँ साउथ में पहुँचे तो रोकना भी है, क्राफ्ट एकदम से रोकना है। और क्योंकि उन्होंने अंदर का एनवायरनमेंट ऐसा कर रखा होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप लिफ्ट में हैं और लिफ्ट अचानक से ऊपर से एकदम तेज़ी से नीचे जाने लगे और आप बीच में हवा में हो, तो क्या होगा, लिफ्ट तो तेज़ी से जा रही है लेकिन आप तो हवा में ही हो ना, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो क्राफ्ट के अंदर का माहौल कुछ इस तरीके का होगा कि शरीर के ऊपर कोई असर ना पड़े, शरीर एक तरीके से हवा में झूले। अगर हवा में झूलेगा तो क्राफ्ट लेफ्ट भागे या राइट भागे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो हवा में इधर से उधर हुए चले जा रहे हैं बस, इसलिए उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। तो जैसे ही वो राइट वाला नॉर्थ करेगा और सीधा साउथ की तरफ जाएगा ना लेफ्ट में, तो वहाँ जाते ही वो अपने क्राफ्ट की पोलैरिटी दोबारा साउथ कर देगा, और दोबारा साउथ करते ही इमीडिएटली वहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि सामने से उसको एकदम धक्का पड़ा और एकदम लगते ही जैसे उसको ये लगा ना सामने एकदम से साउथ हुआ और क्राफ्ट भी एकदम साउथ हुआ, तो ये भी हो सकता है कि उसके पास जाकर वो एकदम से झटका खा के पीछे की तरफ जाए। तो जैसी उस दिशा में जाएगा साउथ की तरफ, साउथ पे जाते ही एकदम साउथ करेगा फिर दोबारा नॉर्थ कर देगा या न्यूट्रल कर देगा एकदम से, कि ना ये पोलैरिटी ना वो पोलैरिटी, एकदम से न्यूट्रल कर देगा, बीच की कोई पोलैरिटी ले आएगा। तो यहाँ से निकला तेज़ी से राइट से, लेफ्ट में आया, लेफ्ट में आके एकदम से रोक दिया अपने आप को।
इसी तरीके से ऊपर से नीचे चलना हो तो भी ऐसे ही करेंगे वो। अगर साउथ से नॉर्थ जाना है तो साउथ कर देंगे अपनी उसकी क्राफ्ट की पोलैरिटी, सीधा नॉर्थ की तरफ जाएंगे, फटाक से उसे नॉर्थ किया और एकदम से रोक दिया, न्यूट्रल कर दिया, तो एकदम से झटके से इधर से निकले और झटके से उधर निकले। तो ये इनका क्राफ्ट उड़ाने का तरीका है कि भाई हाँ, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जेट फ्यूल, ये जैसे हम लोग पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, ये तो बहुत ही पौराणिक लेवल की चीज़ें हैं। लेकिन जिसको रचयिता की इन तरंगों का ज्ञान हो जाए वो इन्हीं का ही इस्तेमाल करके, इन्हें बोलते हैं मैग्नेटिक ले लाइंस, इन्हीं का ही इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और यही टेक्निक यहाँ पर रा ने अभी हमें बताई। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि यह दूसरी प्रकार वह प्रकार है जिसे हम ओरायन समूह की लैंडिंग के साथ अनुभव करते हैं, क्या यह सही है? तो डॉन यहाँ कह रहे हैं ये जो आपने दूसरे वाले बताए ना, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक ले लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि ओरायन समूह शायद इसी का ही इस्तेमाल करता है। तो रा कहते हैं ओरायन समूह पहले और दूसरे समूह का मिश्रण है, यानी कि वो पहले दो तरीकों के मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं जो हमने अभी बताया है। तो यहाँ पर रा ये कह रहे हैं कि देखो वो इन दोनों टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, वो न्यूक्लियर का भी इस्तेमाल करेंगे और मैग्नेटिक ले लाइंस का भी इस्तेमाल करेंगे, किसी किसी केस में इसका मिश्रण भी बना लेते हैं और इसका दोनों का इस्तेमाल करके वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते हैं। और टेक्नोलॉजी, क्योंकि ओरायन जो है वो टेक्नोलॉजी में ही मास्टर कर चुके हैं अपने आप को, लेकिन क्योंकि उन्हें प्रेम का ज्ञान नहीं है ना, तो उन्हें रोशनी का प्रॉपर ज्ञान नहीं है कि भाई इस रोशनी का कैसे इस्तेमाल किया जाए। हालांकि ये ज़मीन खोदना, उसमें से मेटल निकालने, ये करना वो करना, फिर उसे स्मेल्टिंग के प्रोसेस से लेके जाना, फिर उन चीज़ों को एक एक करके नट बोल्ट और ये सारे जोड़ना, ये उनके तरीके होते हैं। इसलिए वो खुद कोई रचना नहीं कर सकते इस तरीके की, लेकिन हाँ वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कि भाई न्यूक्लियर पावर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब आप तो जानते ही हैं इस धरती के ऊपर भी न्यूक्लियर पावर भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स भी हैं, अब भगवान ही जाने यहाँ पे कहाँ से आई हैं। ये सब हम आपकी समझदारी पर छोड़ते हैं। खैर दोस्तों अगला सवाल डॉन करते हैं, इस परिवर्तन सफ़र के लिए वाहन क्यों आवश्यक है? जब आप रा के रूप में पहले मिस्र गए थे तो आपने घंटी के आकार के यान का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये आपने सिर्फ सोच से ही किया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने शारीरिक रूप से दिखाई देने के बजाय वाहन का उपयोग क्यों किया? तो यहाँ पर डॉन ने अच्छा सवाल कर लिया। उन्होंने कहा कि आप मेरे को समझ नहीं आ रहा है, फिर आप में से कई लोग तो हवा में गायब हो जाते हो और एक जगह से दूसरी जगह निकल आते हो, तो कहते हैं आपने वाहन का ही इस्तेमाल क्यों किया? और जब आप रा के रूप में मिस्र के ज़माने में आए थे तो आपने कहा था कि आपने घंटी वाले यान यानी फ्लाइंग सॉसर का इस्तेमाल किया था। तो आप मैं ये सोच रहा था कि जब आप सोच से ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो तो आपने इसका इस्तेमाल क्यों किया? तो रा इसका जवाब देते हैं, वाहन या यान वह विचार रूप है जिस पर हमारा ध्यान प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, यानी कि ये यान ध्यान द्वारा हमारी सोच से बने थे जिसका इस्तेमाल हमने प्रेरणा के रूप में किया था। इस तरह के कार्य के लिए हमने ध्यान के रूप में अपने शरीरों का इस्तेमाल करना पसंद नहीं किया था। तो दोस्तों यहाँ पर पता है रा क्या कह रहे हैं? रा कह रहे हैं हमने ध्यान में जाके, क्योंकि हमें पता है कि ये पूरी हवा में ना रचयिता की रोशनी के कण कण हैं, वो हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन जब हम खांसते हैं या छींकते हैं या फिर आंखें मूंदते हैं तो अचानक से बड़ी तेज़ी से कण कण आएंगे और आते एकदम से गायब हो जाते हैं, आते एकदम से गायब हो जाते हैं। छोटे छोटे वो रोशनी के पार्टिकल्स होते हैं वो। तो हर चीज़ ना इन्हीं पार्टिकल्स को एक जगह पे इकट्ठा करके बनी हुई है, लेकिन ये पूरा समुद्र इसी से भरा हुआ है। ये चारों तरफ हमारे जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये पूरा उस रोशनी के कण कण के समुद्र से बना हुआ है और उस समुद्र के अंदर हैं हम एक छोटी सी बूंद। तो कह रहे हमने ध्यान में क्या किया, हमने ध्यान में जहाँ हम बैठे हमने हवा से ही उन कणों को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और जब वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हुए तो हमारे ध्यान में जो हमारी इमेज हमने उस यान की रखी थी ना, उसी तरीके से वो एक जगह इकट्ठे हो गए, हमारे चारों तरफ बन गए और हम उस यान के अंदर पहुंच गए।
तो इस कारण ये हमारे लिए एक प्रेरणा थी, क्योंकि हम तो इसको प्रेरणा की तरह इस्तेमाल करते हैं। चाहे तो वहाँ से गायब होके भी आ सकते हैं, लेकिन हमारा मन किया कि भाई हम चलो अपना यान बना के और उसके अंदर चलते हैं। तो इस तरीके से ये जो हायर लेवल की डेंसिटी की जो सभ्यताएं होती हैं, जो स्पेशली रचयिता के रास्ते पर चल रहे होते हैं ना, वो इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यानी ध्यान में बैठ जाएंगे, इसी हवा से उन ऊर्जा के कणों को खींचेंगे और उनसे अपने क्राफ्ट बना लेते हैं और खुद सेंटर में होते हैं। इन टेक्निक्स को बोला जाता है यूजिंग हार्मोनिक रेजोनेटिंग टेक्निक्स, मतलब हार्मोनिक्स का इस्तेमाल करना, यानी कि अपनी सोच में उस साउंड को जान लेना, या उस तरंग के उस कण कण के जो वो होती है ना कंपनता, उसको जान लेना और उसके हिसाब से अपनी सोच को मैच कर देना। जैसे ही सोच मैच करेगी वो ऑटोमेटिकली एक जगह, क्योंकि आपको याद होगा रा ने कहा था वो निवेदन करते हैं उनसे, और क्योंकि सारी चीज़ें फ्री विल से चल रही हैं, तो जैसा वो उनसे निवेदन करते हैं वो क्राफ्ट बिल्कुल वैसे का वैसे ही उनके आसपास क्रिएट हो जाता है, और वो बीच में होते हैं और क्राफ्ट उनके चारों ओर बन जाता है। खैर दोस्तों, यह सत्र अभी हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि यह सत्र काफ़ी लंबा होने वाला है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।